नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज सत्संग में हम दो खास विषयों को लेके आए हैं। एक विषय जो कि एक शहर में हमने देखा कि एक वीडियो एक वायरल होती है, जिसमें कि एक एमएलए साहब जो हैं वो अपने राइट्स को एक्सर्ट करते हुए दिखे, और जो एक एक अफसर है उनका बिहेवियर कुछ इतना अच्छा नहीं रहा उनकी तरफ। दूसरा मामला कॉकरोच पार्टी दिल्ली में कल सुबह एक जो अपील थी कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं उनकी तरफ से कि आप आइए, प्रोटेस्ट करिए, ये इसकी सच्चाई जानने की भी आज हम कोशिश करेंगे। इस सारी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा शो में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग सर, आपका स्वागत जय है। माता दी रवीश जी, जय माता दी सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कपूर जी बैठे हैं, और मेरे एक और सहयोगी सरूर सिंह जम्वाल जी भी मेरे साथ बैठे हैं आज। तो आगे बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू बताता हूँ कि श्रीनगर सेक्रेटरेट में एक वारदात होती है, एक बातचीत होती है। एक अफसर जो कि एक आईएएस रैंक के अफसर होते हैं, और एक एक जो चुने हुए एमएलए है चिनैनी से, उनके बीच में कोई बात होती है। जो अफसर जो है वो उनकी बात नहीं मानते, और वो एक बहुत ही एक एक टेम्पर लूज़ करने वाली चीज़ हो जाती है, और दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये डिवाइड है, ये डिवाइड काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहाँ निर्वाचित एमएलएज हैं और जो बाकी रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, इनके बीच में एक राइट्स का एक 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 खींचातानी सी चली आ रही है, जो कि शायद आम आदमी या आम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। सर, शिवांग सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। जो ये इस तरीके की वारदात सेक्रेटरेट में होना और एमएलए साहब का इतना परेशान होना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले अपने सारे फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा जो हमें प्यार करते हैं, हमें सुनते हैं, कि आज हमारी जो ये डिस्कशन है ये कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करेगी जो आम बच्चों तक पहुंचना ज़रूरी है, जिन बच्चों को अलग अलग लोग गलत डायरेक्शनों में लेके जा रहे हैं। वो ये है कि भारत का जो एक स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें सिविल सर्वेंट वर्ड है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। जो ये बात आज उग्र तरीके से एक एमएलए साहब द्वारा कही गई, मैं हैट्स ऑफ करता हूँ मनकोटिया साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने एक सिविल सर्वेंट को ये बताया कि आप मास्टर्स ऑफ द पब्लिक नहीं हैं, आपने एक जॉब की है, उसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया है और आप इम्यून होके इस सिस्टम में आए हैं। और इम्यूनिटीज़ जो है ना रवीश, उसने हमेशा लॉस दिया है। जो भी सोशल साइंटिस्ट हैं, गवर्नेंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो इस बात से सहमत होंगे, जब भी किसी को इम्यूनिटी मिलती है वो उसका जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जम्मू कश्मीर यूटी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एक अगर ऑडिट प्रॉपर तरीके से किया जाए कि 370 का जब तक भूत यहाँ पे था तब तक नौकरशाहों के पास एक इम्यूनिटी थी कि एक लिमिटेड जैसा उन्होंने एक सिस्टम बनाना है और जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ मैनेज करना है और किसी तरीके से अपने फॉर्चून्स बनाने हैं। और जब 370 टूट गई, ट्रांजिशन थी, उसका भी फ़ायदा उन लोगों ने जम के उठाया। अब चीज़ें सेटल हो रही हैं और इस तरीके से जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी पूरी लाइफ पब्लिक कॉज के लिए दे चुके हैं, अपनी जवानी से लेके हर 5 साल में एग्ज़ाम देते हैं, हर एक इलेक्शन में अपने आप को प्रूव करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, उनके दुख सुख देखते हैं, और जब वो लोग ये देखते हैं कि एक पब्लिक का सर्वेंट मास्टर बन के अपनी दी हुई इम्यूनिटी का फ़ायदा उठा के गुंडागर्दी करता है और उसको लेजिटिमाइज करता है, तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप सामने आता है, जिसको एक्सपोज करने की ज़रूरत थी। और मनकोटिया साहब को ईश्वर लंबी उम्र दे, सेहत दे, कि जिस तरीके से उन्होंने आज ये लड़ाई एक आम जम्मू कश्मीर के एक आम वासी की लड़ी है, वो लड़ाई एक एग्जाम्पल है बाकी एमएलएस के लिए भी कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का दर्द समझें और अफसरों की तानाशाही से उनको बचाएं। क्यों मैंने तानाशाही बोली? क्योंकि जब तक यहाँ पे एलजी सरकार थी, अफसरों को फिर भी एक डर था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर सीरियस है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब से यहाँ पे सीएम सरकार आई है, आज अफसरों के पास डुअल पावर सिस्टम की वजह से एक इम्यूनिटी आ गई है। वो दोनों घरों में वो काम कर रहे हैं जो रामायण में मंथला ने किया।
जब उनकी अपने इंटरेस्ट होते हैं एलजी ऑफिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, और जब इनके इंटरेस्ट होते हैं तो सीएम ऑफिस में चले जाते हैं, और बाद में वो देख रहे हैं कि हमें कैसे बेनिफिट हो। तो मैं सभी एमएलए को रिक्वेस्ट करूंगा, इस गरिमा को समझे। अफसरों का काम है आपके पास आना। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है, और मास्टर तो सबकी जनता है, आम आदमी है। डेमोक्रेसी में सुप्रीम तो पीपल है, और आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने अफसरों के पास जाना नहीं है, अफसरों ने आपके पास आना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे अपने एमएलए इलेक्टेड किन कारणों से अफसरों के पास जाते हैं, और अफसर कुर्सियों से तक नहीं उठते हैं। मैंने पर्सनली ये अब देखा, सेक्रेटरीट में भी देखा, और कुछ ऑफिस में मैं गया। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पत्रकारिता की हदों में रह के ही बात करूं, निजी किसी किस्म का टिप्पणी ना करूं। बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, इलेक्टेड एमएलए साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख या 2.5 लाख वोट है, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के पास जाते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर कुर्सी से उठने की जहमत नहीं उठाता। जबकि प्रोटोकॉल्स की जो चीज़ें हैं, कहा जाता है कि जब यूटी बन गई है प्रोटोकॉल कम हो गए हैं, बट मॉरल प्रोटोकॉल्स तो है। यूटी के बाद उनके पास कानूनी ताकत शायद कम हो गई हो, लेकिन मॉरल ताकत तो है। 2 लाख लोगों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 2 लाख लोग उठ के आए हैं। तो ये एरोगेंसी है ना अफसरों की, रविश, जो कुर्सियों से उठते तक नहीं है, और वो सोचते हैं कि जो हम करेंगे वही सही होगा, क्योंकि उन्होंने दोबारा पब्लिक में नहीं जाना है। उनकी सर्विस बुक पे पब्लिक ने रिमार्क्स नहीं लिखने हैं। उनके लिए कैलेंडर 1 साल का है ही नहीं है, हज़ारों साल का कैलेंडर है, हज़ारों साल का कैलेंडर है। टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं। और जम्मू कश्मीर यूटी में तो कैसी एग्जाम्पल बन चुकी है। आप रेवेन्यू के डिजिटलाइजेशन से शुरू करें, आप किसी पब्लिक सर्विस की बात करें, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, गवर्नमेंट के इस रवैये से, अब जैसे अभी आप कंक्रोचमेंट की बात करें, कितना दुख हुआ। सीधी सीधी इंक्रोचमेंट थी, किस तरीके से उसको पॉलिटिकलाइज किया गया। कौन ऑफिसर्स थे वहां पे बैठे हुए जिन्होंने इसको कोशिश की कि एक शक्ल ऐसी दे दी जाए। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उन सारे पॉलिटिकली क्लियर लोगों की जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को लेकर सीरियस हैं, सेंटर में कंट्रोल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भारत के लिए डेमोग्राफी चेंज को एक बहुत बड़ा थ्रेट माना है। एक्सटर्नल तो है, ये इंटरनल भी थ्रेट है। जम्मू कश्मीर कोई आम जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर की लैंड कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी चेंज जो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो, रवीश, उसको लाइटली लिया जा सकता है। तो जिस तरीके से मनकोटिया साहब ने आज एक ऑफिसर को ये बताया कि भाई साहब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको हमें सुनना पड़ेगा और सुनना आपकी ड्यूटी है। और मैं सभी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी गरिमा का पालन करें। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है वो यूपीएससी देख के आपकी तरह बनना चाहता है, इसके लिए नहीं बनना चाहता है कि उसको शायद कोई ऐसे स्कैम करने हैं जो बाद में अखबारों में आए कि फलाना सीनियर सर्वेंट है, उसके नाम पे इतनी ज़मीन है, फलाना सीनियर सर्वेंट है जिसके घर से पैसे पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि इम्यूनिटीज़ ने खबरों में तो चलाया, बट उनके साथ हुआ क्या ये पता नहीं लगा। क्योंकि भारत ने, जनता ने एक फेथ इम्पोज किया है जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मनकोटिया साहब ने जिस तरीके से आज बात की है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर ज़रूर एक्शन होगी, और अच्छे तरीके से सीएम समझेंगे अपने कंट्रोल में जो उनकी चीज़ें आती हैं। और एलजी साहब भी तो इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे होंगे कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेबल रहे, और जिस तरीके की मिसयूज़ की जाती है कुछ ऑफिसरों के द्वारा वो ना की जाए। सर, हम अगले मुद्दे पे आए उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। जो आपने बात की प्रोटोकॉल्स को लेके, हर जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, डेमोक्रेसी है, हर एक वोट की एक वैल्यू है और अहमियत है उस वोट की। हम जब इलेक्शन का टाइम आता है, प्राइम मिनिस्टर और की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, हर जो हमारे जो लीडर्स हैं वो ये बोलते हैं कि आप आइए, आपका एक एक वोट ज़रूरी है, राइट। उसी वोट से चुना जाते हैं हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा क्या होता है कि यूटी बनने पे उस वोट की वैल्यू कम हो जाती है और प्रोटोकॉल लिस्ट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी वैल्यू नीचे आ जाती है, लिस्ट में नाम नीचे आ जाता है। वहीं स्टेट में
उसकी लिस्ट ऊपर, मतलब उस लिस्ट में हमारे ये एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम ऊपर आ कन्फ्यूजन जाता है। की गई प्रोटोकॉल्स को जिन्होंने बनाया दिखाया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई। कहीं पे भी ऑफिशियली प्रोटोकॉल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्टेड है, सिंपल मैंने रिप्रेजेंटेटिव वही है। आपसे कहा, ये सोशल मीडिया पे कुछ आपने शेयर किया हुआ देखा, लोगों ने देखा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जुडिशियली, आपके पास राइट्स क्या रह गए, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या करने की ताकत है। एक है आपके मॉरल प्रोटोकॉल्स, एथिकल प्रोटोकॉल्स, आपके प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स। उसके बीच में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, चाहे वो यूटी में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सर्वोपरि है वो इंसान जो इलेक्ट होके आ रहा है। चाहे वो सरपंच है, वो पंच है, वो एमएलए एमपी है, या वो राज्यसभा का मेंबर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इलेक्शन होती है ना आशीष। बिल्कुल। तो इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शन से आया है, वो एक मान सम्मान से युक्त एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको मान सम्मान नहीं देना एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और हाईली, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम कंडेमनेबल चीज़ है, जिसका रिएक्शन आना था और इस तरीके से आया। आप सर बात कर रहे हैं मॉरल प्रोटोकॉल की, बात करने की मोरालिटी होती है। आपको लगता है आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं अपने पीछे चीज़ें बिल्कुल चलती लगता है, आज का और जमाना हो या पुराना जमाना हो, नहीं, भारत नहीं, भारत नहीं, रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। आपको लगता है कि ये मतलब ये जो अफसरशाही इतनी हावी हुई पड़ी है पूरे सिस्टम के ऊपर, ये मोरालिटी पे बात करेंगे, मोरालिटी की चीज़ों को मतलब फॉलो भी करते हैं अपनी लाइफ में? ऐसा नहीं है, एथिक्स है, सर्विस एथिक्स है, रूल्स हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मनकोटिया साहब जैसे सीजन पॉलिटिशियंस जो हैं वो थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं ना कि कोशिश करते हैं कि कन्फ्लिक्ट में ना जाया जाए, लेकिन जब हदें क्रॉस हो जाएंगी तो रिएक्शन तो आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आया। लोगों को याद नहीं होगा, मुफ्ती साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, सेम सिचुएशन एक ब्यूरोक्रेट के साथ हुई थी, और मुजफ्फर हुसैन बेग साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे भी थे और फाइनेंस भी थे। उन्होंने भी इसी तरीके से उनको बताया था, भाई साहब आप सर्विसेज दीजिए, मुझे गाइड मत कीजिए कि मैंने क्या काम करना है। बिल्कुल, ये तो आपको दिखेगा, बिकॉज हैबिट हो जाती है ना, हैबिट हो जाती है। तो ऑफिसर्स को जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि एक हैबिट मिल गई है कि हम लोग दो चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो जिस तरीके से आप एलजी साहब को देखें, सड़कों पे आके आप नशा मुक्त अभियान को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, पर उस तरीके से चीफ मिनिस्टर नहीं दिख रहे हमें। जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको तो किसने देखना है? अगर ये हेल्थ का इशू था तो ये इशू किसका था? मनकोटिया साहब के साथ असेंबली में कौन बैठता है? तो उन्होंने उस सेक्रेटरी को बोलना चाहिए था ना, भाई साहब पीएससी तेरी काम नहीं ठीक कर रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने शायद बोला होगा कि जम्मू की पीएससी है, जम्मू का पब्लिक जो क्या बोलते हैं इसको, पीएचसी, पब्लिक सॉरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है, तो इसको ध्यान मत दो, कश्मीर का दो, बायस होंगे। तो तभी जाके उनको जाना पड़ा सेक्रेटरी के पास, नहीं तो हेल्थ मंत्री इसकी ने तो जी हैं। बिल्कुल, दे रिपोर्ट टू कैबिनेट हेड चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो प्रॉब्लम उधर है, और चीफ मिनिस्टर साहब का उस डिग्लिजेंस को लिया गया, स्कीना तू साहब जी की नेग्लिजेंस को लिया गया, और मुखोटा जो आगे अफसर को लगा कि मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पीछे से इशारा आया होगा। उनको ये नहीं पता था कि जो एमएलए जम्मू के हैं उनको जूझना भी आता है और लड़ना भी आता है, और अपने लोगों के लिए वो जूझेंगे, एकदम जुझारू तरीके से लड़ेंगे भी। मैं आपसे एक सवाल करूंगा गुप्ता साहब, यूटी में हमें ये देखने को मिला, जितने अफसर जहाँ अफसरशाही लोग आए हैं, अगर एक आता है तो वो उनका कानून रेवेन्यू में अलग है, दूसरा आता तो उनका कानून अलग है। अगर उनसे वो नोटिफिकेशन मांगी जाए, वो देने को तैयार नहीं। पहले हमारे जो ये एमएलए साहब या मंत्री साहब, उनके पास स्टेट थी, तो उनकी सुनी जाती थी, उनके कहने पे मसला हल हो जाता था। और आज अगर कोई आम आदमी एक कोई छोटा सा काम लेके भी रेवेन्यू में या किसी डिपार्टमेंट में जाता है, तो ना ही उसकी वो सुनी जाती है प्रॉपर तरीके से। शायद वो आपकी बात ठीक निकली कि अब जितने भी ये जो लोग हैं, जो अफसर हैं, इनको दो घर मिल गए हैं। आपका बिल्कुल कहना ठीक है जमाल साहब। बेसिकली क्या है कि रेवेन्यू के जो रूल्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी में ख़ास तौर पे मैनेज किए गए टू एक्ट अगेंस्ट द पब्लिक एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिस्टर्बेंस।
जम्मू कश्मीर में खाली एक जनरल रेवेन्यू की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में पोस्ट 370 के वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। रजिस्ट्री जो थी लैंड की, जो सेल परचेज थी, वो दी गई तहसीलदार के ऊपर, सब रजिस्ट्रार को एक्ट आया 133 के नाम से। उसकी इंटरप्रटेशंस हैं और एक मखोटा पहनाया दिया जाता है ताकि ग्रोथ ही ना हो, बिल्कुल, जो लोग नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनलिज्म प्रॉस्पर करे। जम्मू कश्मीर जो ये भारत का अभिन्न अंग है, उसमें नेशनलिज्म प्रॉस्परस करे। ऑफिसर्स बैठे हैं, अगर हर दूसरे तीसरे दिन हमें एक ऐसे ऑफिसर का पता लगता है जिसके लिंक्स OWG की तरह हैं, जिसको सैक किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनके माइंडसेट में है बेशक 370 टूट गया है, बट हमने सेल परचेज को इस तरीके से चलाना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही डोमिनेट करे। तो वो फिर मैनेज करते हैं, नए नए नुक्स निकालते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं और एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को रोकते। सेल ऑफ लैंड एंड परचेज ऑफ लैंड ही रेवेन्यू है। बिल्कुल, हमने पर्सनली देखा कि इंटरप्रिटेशंस अपनी अपनी होती हैं, रूल्स वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है। और जिसमें रोल प्ले किया जा सकता है पब्लिक अवेयरनेस के साथ। पब्लिक को उन मुद्दों पे बात करनी है जो मुद्दे जम्मू कश्मीर यूटी को जल्दी से जल्दी खास बनाएं, बड़ी लेवल पे लें। और ये स्टेट और यूटी का डिफरेंस नहीं, अवेयरनेस का डिफरेंस है। सेंटर को इसलिए एक्टिव होना पड़ा बिकॉज जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुद्दे छोड़ दिए डेवलपमेंट के, ग्रोथ के। एक 5 लाख की आबादी की क्लिनजिंग की गई श्रीनगर से, कश्मीर से, और इस तरीके का माहौल बनाया गया जैसे कि अपने ही देश में जो इमिग्रेंट है, बिल्कुल है, मतलब माइग्रेंट है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना, नहीं कहीं ऐसा होगा कि अपने देश में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर में माइग्रेंट रह रहे हैं और ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि शायद ये अपना घर छोड़ के खुशी में आए हैं। ये सारा नैरेटिव है। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से लोग बात कर रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, पता लग रहा है कि उस हालात में कोई अपने घर में रहता कैसे, हालात कैसे थे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो आपने कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स मर्जी से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सारा गलती है उन लोगों की जो इन ऑफिसरों के पास जाते हैं और वहां जाके उनसे हर्ट होके साइलेंट बैठते हैं। आज अपना माइक उठाओ, अपनी रिकॉर्डिंग करो, उस ऑफिसर को एक्सपोज करो, दुनिया उसके पीछे खड़ी होगी कि ये ऑफिसर साहब जो हैं ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। इनके पास, और कानूनों का जहाँ तक सवाल है, कोर्ट्स हैं हमारी, और हमें ये खुशकिस्मती है कि हमारी बार बड़ी एक्टिव है। बिल्कुल, जो हमारे वकील हैं, हमारे जुडिशरी बड़ी एक्टिव है। कुछ मार्वलस डिसीजन दिए गए हैं रेवेन्यू में बाय द जुडिशरी। J&K के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कुछ हमारी कोर्ट्स ने मार्वलस डिसीजन दिए हैं, एक्सपोज किया है अफसरशाही को और एरोगेंस को करारा प्रहार किया है। और एरोगेंस होनी नहीं चाहिए थी अफसरों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सख्त फैसले लिए गए और इसके ऊपर भी अच्छी कॉग्निजेंस ली जाएगी बाय द सीनियर ऑफिस, बिकॉज एवरीबडी लव्स J&K। बिल्कुल, और यूटी बने या स्टेट बने, ये उन लोगों का डिबेट डिस्कशन दिया गया जो इसको स्टेबल नहीं रखना चाहते, जो चाहते हैं कि ऐसे यहाँ पे कानून पास कर दिए जाएं जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की सपोर्ट में हो और एंटी नेशनल एक्टिविटी में सपोर्ट किया जाए। जैसे आपको पता है कितने कानून थे यहाँ पे ऐसे जिनका फायदा उठा के हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट में डाल दिया गया। कभी ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए जरूरी था कि आयरन हैंड के साथ डील किया जाए, और किया भी जा रहा है। अगर यहाँ ड्रग्स का कार्टेल चल रहा है तो आज सेंटर से जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए हैं वो सड़कों पे जाके ठीक कर रहे हैं। और इसी तरह जो गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से ठीक होंगी। हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर किसी को भी ग्रीवियंस होता है, अपने कंसर्न्ड जगह पे साइलेंटली बात मत करो। आप हमें भेज दो अर्थ न्यूज़ में, हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, रोज उस पर बात करेंगे, इंडिविजुअल केस के बारे में बात करेंगे, ताकि ऑफिसरों को पता हो कि हमारा पब्लिक ऑडिट हो जाएगा। अगर गदाधर मंदिर में आज क्लैप्स हुआ तो हमने फ्रंट पेज पे लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फेलियर है, ठीक है ना। अगर वहां पे स्मार्ट सिटी में खोदे गए तो नहीं सुना गया तो पब्लिक की बात करनी थी। होता क्या है कि मानते नहीं है कि हमारी गलती है, उसमें एक एक्सक्यूज करना शुरू कर देते हैं। गवर्नेंस ऑफिसर चला रहे हैं, डिसीजन खाली ले रहे हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में बैठ के पॉलिसी में, लेकिन जब उन्होंने फायदा उठाया कि यार हाँ तो हम डिसीजन भी ले सकते हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जनता से अच्छा एक्सपोज करने वाला कोई नहीं होता है।
जी बिल्कुल, जैसे कि जो एलजी साहब ने इतना अच्छा काम किया है, या एट प्रेजेंट भी वो जिस तरीके से जो आंदोलन है ड्रग्स के खिलाफ वो चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीन स्तंभ है डेमोक्रेसी के। अब अगर एमएलएज और अफसरों में ये फ्रिक्शन रहती है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं देगी। और जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी का उत्पन्न हुआ, भले ही कुछ परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स के हताहत हुए, कोई प्रॉब्लम आई उनको एग्जाम्स के पेपर लीक या इसके कारण, लेकिन इसको हाईजैक किया गया। इस मुद्दे को हाईजैक करके एक एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने के लिए, एंटी नेशन बोलो, एंटी नेशन नैरेटिव बनाने के लिए, तो कहीं ऐसा जेएंडके में ना हो। एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि वो देखें जरा इस मामले को भी, कम से कम इस फ्रिक्शन को कम करे, कोशिश करें कि कैसे कम हो सकती है। कहा कि जो कॉकरोच का आपने बात की है, सबसे पहले तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी एनजीओज को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। क्या सोनम वांगचुक है, क्या केजरीवाल है, क्या इनके सिंपथाइजर जो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, कि ये लोग भारत को किसी और शक्ल सूरत में देखने को पसंद करते हैं। इनको भारत की शक्ल में पसंद नहीं आता। इनको अशोका का भारत समझ नहीं आता, इनको राम जी का भारत समझ नहीं आता, इनको चाणक्य का भारत समझ में नहीं आता। इनको भारत एक डिस्टॉर्टेड, कन्फ्यूज आइडेंटिटी समझ में आता है और उसको ये हाईलाइट करते हैं। आज इतनी बड़ी खबर थी, हम सबके लिए मुबारक है। मैं एक डाटा लाया हूँ जो मेरे दर्शक सुनते हैं मुझे या मेरे को प्यार करते हैं उनके लिए, कि भारत ने आज 7.8% की जीडीपी रजिस्टर की है। 7.7, 7.8, जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा थी। और एक्सपेक्टेड जो एजेंसीज काम करती हैं उनसे ज़्यादा भारत की ग्रोथ हो रही है। मैं कंपेयर कर रहा था जिन कंट्रीज़ को ये लोग पसंद करते हैं और उनके गाने गाते रहते हैं कि फलानी कंट्री में ऐसा होता है। चाइना की जीडीपी चल रही है 4.5 से 5.0, यूनाइटेड स्टेट की 1.5 से 2.0, जर्मनी की 0 से 1 तक, जापान की 0.8 से 1.2 तक, यूनाइटेड किंगडम की 1 से 1.5, फ्रांस की 0.7 से 1.0, इटली की 0.5 से 1.0 और भारत की 7.7 to 7.8। और ये रजिस्टर्ड है। आप मुझे बताएं भारत किस स्पीड से आगे जा रहा है रवीश? बिल्कुल। और उसके युवा को यह कहना कि तुम कॉकरोचों की तरह ट्रीट किए जा रहे हो, ये एक एंटी नेशनल स्टैंड है। मैं अपील करूंगा भारत सरकार से, इसके ऊपर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भारत का पूरा युवा आपके साथ खड़ा है। भारत का युवा है, उसको कभी जेन वाई बनाना, जेन जेड बनाना, ये नहीं है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति है दशरथ के कहने पर राम युवावस्था में त्याग करते हैं अपनी कुर्सी का और चले जाते हैं, बिकॉज ही इज ओबीडिएंट सन। मैं आज पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा अपने सभी बच्चों को घरों में रखें। और ये जो 3 नमूने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिनके बारे में सारी चीजें एक्सपोज हो गई, जब भी कह रहे हैं मर्च लेके आओ, कभी कह रहे हैं डंडे लेके आओ, इनसे अवेयर रहें। हम श्रवण का देश हैं, हम राम का देश है रवीश। हम दुर्योधन को सेलिब्रेट नहीं करते हैं जो गलत कंपनी में था। शकुनी थे उसके पास, दुशासन था उसके पास, करण जैसे गलत गाइड थे उसके पास। आज हमारे युवाओं के पास ध्रुव राठी है, हमारे युवा के पास ये कॉकरोच पार्टी वाला आ गया। मतलब मेरे युवा को तुम कॉकरोच बोल कैसे सकते हो? सीजीआई साहब ने करेक्टर को डिफाइन किया कि जैसे किचन में एक इंसेक्ट आ जाता है, कुछ लोग आ गए, हम दिख भी रहे हैं, चैनल बन गए, वो बन गए, ये बन गए, बोल क्या रहे हैं? मैंने फिर बोला डाटा देखो, 2.5 करोड़ बंदे ने, 2.25 करोड़ बंदे ने 12वीं का पेपर दिया, भारत में दिया। सीबीएसई में सिर्फ 18 से 20 लाख लोगों ने दिया। और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सिस्टम को ट्राई किया गया, लाया गया, जिसमें सेकेंड्स के साथ शीट इधर से उधर जा सकती है। सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई, सिस्टम को इंडियनाइज करने की कोशिश की गई और उसको हाईलाइट किया जा रहा है। इससे ज्यादा रिवैल्यूएशंस के फॉर्म बेसिक सिस्टम में भरे जाते होंगे। हम सीबीएसई से भी डील कर चुके हैं, हम स्टेट से भी डील कर चुके हैं। पेपर के साथ प्लस माइनस होना एक बड़ी रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा होता है। और जो ये बोलते हैं कि इंडिया के एग्जाम, आज केजरीवाल बोल रहा था पंजाब में मैंने 4 साल से सरकार चलाई। भाई साहब, पंजाब में जितना बड़ा नेक्सस चल रहा है ना,
वो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे जो ईटीडी के कोर्सेज कराए गए, बीएड के कोर्सेज कराए गए, बाहर के कोर्सेज कराए गए, सब स्टेट से एग्जीक्यूट हो रही है। चूंकि वो इतने छोटे लेवल पे हो रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने की किसी को फायदा नहीं है, तो उसको हाईलाइट नहीं किया गया। यहां पे भारत सरकार पूरे वर्ल्ड में अपनी जीडीपी रजिस्टर करा पा रही है। एक रिसेशन जो 2021-22 में देखा गया उससे जूझ रही है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि घर के बच्चे को खराब कर दो। बच्चा था दुर्योधन, उसके अंदर गलत एम्बिशन डाल दिया गया, उसको हाईलाइट कर दिया, तो कुरुक्षेत्र में खड़ा किया गया। वही चीज आज भारत के सामने खड़ी है, और आज हमारे पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना है, बड़े भाइयों को रोल प्ले करना है कि इस कॉकरोचों से बचें। और मैं भारत को रिक्वेस्ट करूंगा, भारत की जनता को रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद से पहले देखें। भारत जैसी कंट्री ना थी, ना ही भविष्य में आएगी, जहां पे युवाओं ने माँ बाप को अपने कंधे पे रख के तीर्थ कराए हैं, जहां पे अर्जुन को अपनी वाइफ को शेयर करने के लिए बोला गया और मां को आज्ञाकारी तरीके से चलाया गया। और दूसरी तरफ दुर्योधन, जिसको मां ने कहा कि मैं आंखें खोल रही हूं, तू मुझे वैसे मिलना जैसे पैदा होते टाइम मिला था, और उसने कहा नहीं, मां की बात नहीं मानी, वो लंगोट पहन के आ गया। तो दुर्योधन हमारी संस्कृति का एम्बलम नहीं है, हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है। वो है कि जो अपने साथ अपने 100 भाई मरवा देता है, वो है दुर्योधन। तो आज हमारे युवाओं को यह समझना है, बार बार नींद से जागना है कि आपकी स्टेट, आपके लोग, आपके बड़े आपके लिए फिक्रमंद है। नहीं कर सकते थे पेपर कैंसिल, तो फिर ये कहते पेपर कैंसिल क्यों नहीं किया। मतलब इन्होंने हमेशा अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करनी है। अब वो वक्त नहीं है, वक्त बदल चुका है, डेवलपमेंट डिफरेंट लेवल पे हो रही है। और जो लोग वहां बैठे हैं वो कोई नेपोटिज्म से आए लोग नहीं है। जो ये एक प्रवक्ता उनका कह रहा था नेपोटिज्म है जी, क्या मोदी जी नेपोटिज्म पे आए हैं? क्या अमित शाह नेपोटिज्म से आए हैं? क्या देवेंद्र प्रधान नेपोटिज्म से आए हैं? इनके लिए नेपोटिज्म का मतलब है कि केजरीवाल वापस आ जाए किसी तरीके से तो नेपोटिज्म ठीक हो जाएगा। भारत को ज्यादा टैक्स पे करने वाली मेहनत चाहिए, भारत को हमें मेहनती लोग चाहिए। जब ये बोला गया कि काम करो, तो इन्होंने बोला जी वो सारी कंपनियां बंद कर दो जो काम करने को कह रही हैं, और जीडीपी कौन बढ़ाएगा? और बोला गया मैं किसको पसंद कर, लेजी को। क्या यूएस लेजी को पसंद कर रहा था? क्या कृष्ण जी ने गीता में यह कहा कि कर्म नहीं करना चाहिए? तो भारत की संस्कृति के अगेंस्ट अगर कोई आपके बच्चों को लेके जा रहा है, तो पेरेंट्स को अपील है कि सुबह ध्यान रखें। भारत में ऐसी कोई सरकारें नहीं है जो भारत के युवा के खिलाफ हैं, या कोई ऐसी सरकारें हैं जो किसी और से रिमोट से चल रही हैं। ये वो सरकारें हैं जिन्होंने अपना तन मन त्यागा है। अगर यूपी में योगी जी बैठे हैं, उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है बताएं आप रवीश मुझे। अगर मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं तो कितनी टफनेस से वो गुजर रहे हैं। भारत के ऊपर कितने लोगों की नजर है? क्या जितनी भी ये कंट्री जिनकी जीडीपी आधी भी नहीं है भारत से, वो अंदर तड़प नहीं रही है कि हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस हमारा किधर गया? और भारत 7.89 भी पहुंच सकता है। भारत फोर्थ इकोनॉमी 4.15 ट्रिलियन तो आज रजिस्टर हो गई। 5 ट्रिलियन की हम गोल लेके चल रहे थे, मुझे लगता है बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी अचीविंग इट। तो एक तरफ युवा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये जीडीपी कहां से बढ़ रही है? फिगर्स गलत शेयर की जा रही हैं, बातें झूठी बोली जा रही हैं, और कुछ मतलबी लोग इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डरों को आगे आके बात करनी पड़ेगी, और माँ बाप को डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों को काकरोचों के हवाले करना है या उनके हवाले करना है जो मदरली बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। आपने न्यूज़ की बात की सर, किस पे बात होनी चाहिए, किस पे चर्चा होनी चाहिए, वो ज़रूरी एक अहम हिस्सा होना चाहिए हमारी डे टू डे कन्वर्सेशंस का। आज आपने जीडीपी की बात की कि हमारा देश जो है 7.8-7.7% की जीडीपी से आगे चल रहा है, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से हम कंट्री हैं हम जो हैं। लेकिन दो और अहम खबरें आज की हैं जिसपे आज हमारा देश जो है ये कॉकरोच पर जो है डिस्कशन चल रही है। लेकिन दो बातें ऐसी अहम हुई हैं देश के अंदर जो शायद किसी मीडिया में नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है उसके ऊपर। हम कर लेते हैं, हम भी मीडिया का हम हिस्सा करेंगे, मैं आपको भी बताऊंगा खबरें। एक तो थी कि अंडमान के शोर्स 15 किलोमीटर शोर लाइन पे इंडिया को नेचुरल गैस का एक रिजर्वायर मिला, और वहाँ सक्सेसफुली वहाँ से उन्होंने उसको आज ऑपरेशनलाइज भी किया है उस चीज़ को। सेकंड, इंडिया के अंदर एयर ट्रंक एक कंपनी है जिसने 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है आज प्रॉमिस की है
after meeting Prime Minister Modi in building data centers in India. 5 gigawatt का डेटा सेंटर इंडिया में बनाना चाहेंगे. आप समझे, ये जिस तरह से चिप्स की टेक्नोलॉजी आई, उसने ताइवान को जो है आज इतनी अच्छी इकॉनमी बनाया. डेटा सेंटर्स वही चीज़ है आगे वाली आने वाले टाइम के लिए एआई के ज़माने में, जो सबसे बेस है उसका, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है पीछे हम देख रहे हैं. हमारे जो अपने रिलायंस के कंपनी है, जो उसने भी उस पर बात की है कि हम इन्वेस्ट करेंगे. और आज एयर ट्रंक कंपनी बाहर की है जिसने 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दी है आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने. ये इतनी बड़ी खबरें थी. ये अगर आप समझिए यार, यूएस में हुआ 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कितनी बड़ी खबर होनी थी. और तभी ये कहा जा रहा है ना कि हमारे युवाओं को शकुनी मिल रहे हैं, हमें अपने युवाओं को शकुनियों से बचाना है. रवीश, मुझे एक बात बताओ, मैं जो समझ रहा था, जो ये सोनम वांगचुक जी हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट अपने आप को बोलते हैं, इनका डाटा सेंटर की तरफ ध्यान नहीं किया है लद्दाख में, करगिल में, जो कि टेम्परेचर फ्रेंडली थी जगह, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों ने अंटार्कटिक में डाले हुए अपने सर्वर्स छुपाए हुए ताकि मौसम की हमें मारना पड़े. लेकिन इनको चाहिए कि हमें ना ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अगर हमारा युवा ग्रोथ कर जाएगा, लद्दाख का एक्सपोज हो जाएगा, फिर हमारी वो सुप्रीमेसी नहीं सुनेगा. तो उन्होंने उसको फेंसिस में रखा हुआ है. और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स की ये बात कर रहे थे, मुझे बड़ा हैरान की हुई कि ये कॉकरोच संबोधन कर रहे हैं. किसका? युवा का. भारत की आम लोगों को ये कॉकरोच बोल रहे हैं, मतलब, और उसको सेलिब्रेशन के मोड में ले रहे हैं. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ठंडा पानी की छिड़वाव करनी पड़ेगी इन लोगों के ऊपर. मुझे लगता है कल भारत की जो हमारे बुद्धिजीवी हैं और जो पेरेंट्स हैं, वो बड़ा संभल के चलेंगे. और जो लोग डायरेक्ट, जिसको ना बैकडोर एंट्री लेना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स तो सीधे जाने का रास्ता है ना. आप एक वर्कर बने किसी पार्टी का, अगर आप पार्टी खड़ी करना चाहते, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोच क्या है. हम जी भारत को क्या बनाना चाहते हैं जी, पता नहीं. बड़ा भारत में कुछ गलत हो रहा है. क्या गलत हो रहा है? 80 करोड़ लोगों को भारत में बाकी के लोग टैक्स पे करके सब्सिडाइज राशन पहुंचा रहे हैं. अमेरिका की आबादी से 3 गुना कर रहे हैं ना. उसको हाईलाइट ना करेंगे हम. और भारत के युवा का साइज कितना है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट की जा रही है, किस तरीके की ग्रोथ हो रही है. 7.8 और 7.7 की ग्रोथ को एक इकोनॉमिस्ट के एंगल से आप समझे कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. गवर्नमेंट का साइज कम करना जरूरी है, क्योंकि वो बर्डन ऑन पीपल है. और जो ये यूपीएससी के द्वारा आए हुए लोग, गवर्नमेंट सर्विसेज को हाईलाइट करने वाले लोग, डिफरेंट ये युवाओं को भटका रहे हैं कि आप किसी तरीके से. और उनको भी दिक्कत आ रही है कि गवर्नमेंट समझ चुकी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बर्डन नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को कम कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज कर रहे हैं ताकि युवा काम करके आगे बढ़े, लायबिलिटी बन के आगे ना बढ़े, पेंशनों से आगे ना बढ़े. और कुछ लोग जाके में एक पैरासाइट की तरह जो है ना बिहेव करने की कोशिश करते हैं इन द सिस्टम. और वो जो है इन सब लोगों को, आम बच्चे की ताकत को ना गुमराह करते हैं. तो हमारा ड्यूटी है कि पेरेंट्स को अवेयर करना कि भारत के अंदर हर नेशनल पार्टी में, तो कांग्रेस से हैरान हूं कि किस तरीके से वो इस किस्म के एजिटेशन को कह रही है सपोर्ट करेंगे. ऑफिशियली उनका स्टैंड नहीं आया, बट कांग्रेस की एक पहचान है. जवाहरलाल नेहरू युवा थे जब उन्होंने घर बार छोड़ दिया. उनके अंदर सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. मतलब कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग कांग्रेस में थे. आज कॉकरोच के नाम से आप अपने युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हो सर. आपने और आप खुश हो रहे हो. मैंने बीजेपी की बात ही नहीं की, जनता दल की बात करो. युवा थे हमारे लालू यादव, युवा थे ये लोग जब ये जयप्रकाश नारायण के एजिटेशन में आए, और इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया. इन्होंने क्या कॉकरोच बोला? कॉकरोच बोलना खुद को एक प्राइड की बात है. और आज इस मजाक से हम देश चलाएंगे, इसको इमीडिएटली समझने की जरूरत है. और जो क्या दीप का नाम का बंदा है, वो अपने आप को किस तरीके से इतना, मुझे लगता है एक पूरी कॉन्स्पिरेसी फंडेड है. और युवाओं को एक भीड़ दिखाई गई, जैसे कॉन्सर्ट में ले जाते हैं वहां ले जाते हैं, और युवा अलर्ट है. और मैं ये सभी चैनल्स में देख रहा था कि जहां 10% लोग उनसे उम्मीद लगा रहे हैं, वही 10% लोग हैं जो भारत को विकसित देखना ही नहीं चाहते. उनको भारत एक सपेरों का देश ही चाहिए, जैसे उस अखबार ने भी लिख दिया था. और जिसके ऊपर फिर उसको प्रॉपर तरीके से बताया गया, उसको ये बताया गया कि भारत 7.7 ग्रोथ करने वाला इकोनॉमी है, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होगा. तो कांग्रेस पार्टी का कल का एजिटेशन भी फेल होगा और एक्सपोज भी होगा. और इसके ऊपर भारत की सरकार जो है, वो भारत की जो इलेक्टेड सरकार से मेरा मतलब अधिकारी नहीं है, अधिकारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला है. पेरेंट्स को अलर्ट रहना है,
बच्चों को किसी साजिश से बचाना है। और जो ये एग्जामिनेशन एजुकेशन सिस्टम को लेके एक षड्यंत्र शुरू हुआ कोचिंग सेंटरों की इमरजेंस से, फिर कोचिंग सेंटर के टीचर्स को एक डमी गॉड बनाने की वजह से, और वो अब उनको किधर लेके जा रहे हैं, पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन की तरह गलत डायरेक्शन में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत का युवा चूहा नहीं है, भारत का युवा शेर है। भारत का युवा एक ऐसा युवा है जो भारत के अंदर हर जनरेशन में आया। युवा युवा होता है, उसकी कोई नाम नहीं होता जेन जी जेन जेड। भारत का युवा युवा है, अमेरिका का जेन जेड होगा, भारत का युवा युवा है। और वो युवा अपने भारत के लिए खड़ा है, उसके फ्यूचर के लिए खड़ा है। जैसे मोदी जी अपनी जवानी में खड़े होंगे, आज उनका एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है। आज योगी जी युवा थे, छोटी सी उम्र में वो एमपी बन गए गोरखपुर से। आज हमारे युवा को हमने वो रास्ता दिखाना है या ये रास्ता दिखाना है जो ये बॉस्टन से उठ के आया हुआ इंसान दिखा रहा है, जिसको शायद वहां पे किसी फंड के द्वारा लिया गया या बनाया गया, या ध्रुव राठी विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत का युवा। व्हाट डू यू से रवीश? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ये एक मैग्लोमेनिया में फंस चुके हैं दीपक पवार जी, जो दीपके जी हैं, अभिजीत दीपके। कल सुबह इनको शौक लगेगा यहाँ पे आके, दिल्ली पे आके। बेसिकली मेरे कुछ मित्र भी थे जो पॉलिटिक्स में थे या कुछ जो कर रहे थे काम, तो मेरे को ये ज्ञान है कि रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में फ़र्क है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्वीट करके कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा? यार ये कॉकरोच को लेके इतना ज्यादा बात करनी, भारत के जनता, भारत के लोगों को, युवाओं को कॉकरोच कहना, देखिए इसलिए अब्यूज करना, और हम बोलेंगे हम चुप करके बैठे रहेंगे। चीज क्योंकि क्या होता है कि सटायर अच्छा लगता है भारत के लोगों को। सटायर मतलब कि मजाकिया शब्द बोलना, ये अच्छा लगता है। ऐसा मजाक की तो अंधे का बेटा अंधा, ये जस्ट मजाक के तौर पे उन्होंने फॉलो कर दिया, लाइक कर दिया। अब कल सुबह जो है जब ये लैंड करते हैं, मुझे लगता है कि देखिए दो डर की बात है। एक तो है कि इनके लिए डर की बात कि कोई आया ही नहीं, बहुत कम लोग आए। अब लोग आए और कोई उपद्रव मचा, वो भी इनके लिए रिस्क है। मुझे एक बात बताओ, जब वो कश्मीरी पंडित लड़का था जिसने मजाक समय रहना वाला मजाक हुआ था, भारत की जनता ने बताया था ना कि हम लोग संस्कारी लोग हैं, ऐसे मजाक नहीं सुनते, और उनको डिपोर्ट होना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा मुंह छुपा के। ये क्या कर रहे हैं? और ये इनको क्या लग रहा है कि भारत के अंदर कोई, देखो आप किसको खराब कर सकते हो? जिसका केमिकल कम्बिनेशन, जिसका कंपोजिशन गलत हो। भारत का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो भारत किससे नाम से पड़ा पता है? शकुंतला का जो नाटक है उसके अंदर भरत था दुष्यंत का बेटा, और वो शेरों से खेल रहा था। तो जब दुष्यंत ने देखा, उसने कहा यार ये कोई बड़ा दिव्य बालक है, और उसका नाम भरत था। हमारा युवा बब्बर शेरों से रिप्रेजेंट होने वाला युवा है, उसको कॉकरोच कह के उसका मजाक उड़ाना, एग्ज़ाम लीक की बात करना, फिर कभी कोई बात करना, कभी एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करना। तकलीफ ये है कि मुगलों का ग्लैमर ख़त्म हो रहा है। तकलीफ ये है कि अंग्रेज़ों की जिसको बोलते हैं ना कॉलोनियल माइंडसेट ख़त्म हो रहा है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिनकी इकॉनमी 1.1 1.5 चल रही है, कि हमने गुलाम बना के रखा था, दबे हुए थे, अब ये खुल के आएंगे तो ये तो फील्ड में आ जाएंगे, और आ रहे हैं, भारत से आएंगे। मैं भारत, उनकी कंपनियां भी नहीं चाहिए। आज कोका कोला को डंड डाल के रख दिया कैंपा कोला ने। पता लग गया इनको कि हम 20 करोड़ या छोटे से करोड़ों में कंपनी किधर पहुंच गई। आज हमारी जो इंडिया की कंपनीज हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। तभी मैंने कहा लद्दाख जैसे एरिया में अगर ये लोग ग्रोथ को नहीं रोकते पिछले 6 सालों में, आज वहां पे कितने डाटा सेंटर्स होते हैं? रवीश, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तुमने भी प्लान बनाया था, तू भी आईटी का एक्सपर्ट है, कि लद्दाख में जाते हैं डाटा सेंटर की जगह लेते हैं, क्यों नहीं ले पाया तू? थैंक्स टू सोनम वांगचुक। और वहां पे कितनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट होती है अगर तूने डाटा सेंटर वहां बनाया होता? कितने आईटी के एक्सपर्ट वहां पे आते, कितनी कल्चरल इंटरेक्शंस होती, किस तरीके से आगे बढ़ते लोग। बुद्धिज्म में ही लोग अपनी मैसेज देने के लिए दूर दूर जाते थे। अगर उसी टाइम में मना कर दिया होता तो बुद्धिज्म सिर्फ बोधगया में रह जाता। मैसेज लेके इंटरेक्शन होती है, कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं, एक दूसरे से दूसरी तरफ जाते हैं। ये नए किस्म के रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं जो फियर में रखना चाहते हैं, डराते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और इनके अपनी ऑडियंस है लिमिटेड सी, लेकिन जैसे बड़े सैंपल में इनको डालते हैं डिजास्टर हो जाता है। यही डिजास्टर आप पार्टी के साथ हुआ, यही डिजास्टर कहीं और देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कोई पूरे इंडिया की बात करता है तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस ने भारत के साथ एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिकल दिया, और उसके अल्टरनेटिव में 4 चीजें एक्सपेरिमेंट हुआ। और बीजेपी आज एक इमर्जिंग पार्टी है। इन्होंने स्ट्रेटेजी से बी से सी किया है, काकरोच ऐसे नहीं लिया इन्होंने बी से सी किया है। आप ध्यान से देखें, बीजेपी, इन्होंने सीजेपी किया। मैं जी के ऊपर हम बात नहीं करते, क्योंकि भारत की जनता को कॉकरोच बोलेंगे तो मैं तो शू कर दूंगा।
मेरी बात समझ में आई? ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है भारत की ग्रोथ को रोकने की, और इस टेस्ट से भी भारत को बाहर आना है कि हमारे युवाओं को अगर कोई गुमराह करेगा तो माँ बाप मिलके, सियाने लोग मिलके उनको सही रास्ता दिखाएंगे और भारत की ग्रोथ जर्नी का पार्ट पढ़ाएंगे, और इन जैसे लोगों को एक्सपोज करके मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार है इस सारी डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।